हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, ये एक वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं जिसकी बहुत टाइम से काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे मीट एंड ग्रीट इवेंट में बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें फंडामेंटल्स को डिटेल से समझाइए, और ये रिक्वेस्ट वहां से शुरू हुई थी जहां पर मैं उनके साथ अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, एक इंडिविजुअल अपने लेवल पर फाइनेंशियली साउंड स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकता है, जिसको वो जनरली मल्टी बैगर के नाम से शायद आप बुला सकते हैं। लेकिन यहां पर आइडिया ये नहीं है कि सारे स्टॉक्स आपके मल्टी बैगर बनेंगे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाए जिसमें आपके लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो और आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हो। दोस्तों, अच्छे मैनेजमेंट का चयन कैसे किया जाता है, अच्छे बिजनेस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे देखा जाता है, कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशोज ऐसी है जो आपके काम आ सकती है एक इंडिविजुअल लेवल पर, और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे धन के scanex.trade पे, जो कि धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है, उस पे अवेलेबल भी है। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि ऐसी कुछ फाइनेंशियल रेशोज बताइए, रादर बताइए नहीं, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो ये थी कि आप हमें फाइनेंशियल रेशोज को देखना सिखाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये रिक्वेस्ट मुझसे करी थी। तो यहां पर मैं आपके साथ एक 4 वीडियो की सीरीज प्लान कर रहा हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में इसका पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, तो मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। मेरे माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अपने लिए एक अच्छी कंपनी के सिलेक्शन के लिए करता हूं। कैसे मैं अपने लिए एक अच्छी कंपनी चूज करता हूं, या अगर हो सकता है कुछ पैरामीटर्स मेरे को सूट नहीं भी करते हैं, मेरी रिस्क कैपिटल को सूट नहीं भी करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को यूज किया है। दुनिया के इंस्टीट्यूशनल डेस्क हो गए जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशोज देखकर ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो सीरीज में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जिस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो मेरे माइंड में टॉपिक है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं वो वाली वीडियोस भी आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊंगा। सो दोस्तों, आइए हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ये बात पता कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में ऐसी कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशोज हैं जिसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है या इसमें और भी स्कोप है। और ये सारी फाइनेंशियल रेशोज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये सारी की सारी मैं हर लॉजिक के साथ डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ आपको अपनी फेवरेट फाइनेंशियल रेशोज और जो उनके पैरामीटर है वो बताने नहीं वाला, वो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा ही, लेकिन बताने के साथ साथ मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं, मैं आपको सारी चीजें समझा पाऊं। दोस्तों, समझाने का लॉजिक ये है कि हो सकता है कि आपका रिस्क एपेटाइट मेरे रिस्क एपेटाइट से अलग हो, या आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी रिक्वायरमेंट मेरी एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट से अलग हो, तो आप इन पैरामीटर्स में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और अपने लिए अपने हिसाब से अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती है, हमारे अकॉर्डिंग अच्छी बुरी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को रिस्की कंपनीज जो कि ज्यादा रिवॉर्ड दे सकती है वो पसंद आती है, और कुछ लोगों को सेफ कंपनीज जो कम रिवॉर्ड दे लेकिन रिस्क नहीं होना चाहिए, ऐसी कंपनीज पसंद आती हैं। चलिए, आप मुझे बताइए कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और मैं आने वाले वीडियोस में आपके जो जो आंसर्स रहेंगे, आपके जो जो रिप्लाईज रहेंगे, मैं उसके बेसिस पे आपके साथ कंटेंट शेयर करने वाला हूं। सो दोस्तों, यहां पर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट हमें क्या क्या चीजें दे सकता है, और फिर हम समझेंगे इसकी फाइनेंशियल रेशोज कौन कौन सी ऐसी हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, और फाइनेंशियल रेशोज को एनालाइज भी कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, सबसे पहले ऊपर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कंपनी ने कितना पैसा अर्न किया। इस पैसे में से सारा का सारा पैसा तो कंपनी शेयर होल्डर को नहीं दे देगी। कंपनी ने अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी बेची, कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए का एसी बेचा, या कंपनी ने अगर 2 लाख रुपए का एक लैपटॉप बेचा, तो क्या ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स नहीं। इसमें से कुछ खर्चा होगा, कुछ डायरेक्ट खर्चा होगा और कुछ इनडायरेक्ट खर्चा होगा। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के जो पार्ट्स हैं, जो कि हर लैपटॉप में लगने ही लगने हैं, ये उसका डायरेक्ट खर्चा हो गया। जो इसके ऊपर प्लास्टिक की या मेटल की बॉडी लगेगी वो भी डायरेक्ट खर्चा हो गया। इसके साथ जो एक कॉर्ड आएगी वो भी उसका डायरेक्ट खर्चा हो गया। जो चार्जर आएगा वो भी डायरेक्ट खर्चा हो गया, क्योंकि ये तो हर लैपटॉप में सेम नंबर पे जाना ही जाना है। लेकिन दोस्तों, जिस फैक्ट्री में ये लैपटॉप बना वो तो हर लैपटॉप के साथ नहीं जाएगा ना। इसका मतलब आप एक ही फैक्ट्री स्पेस लेकर उसमें मल्टीपल लैपटॉप बना रहे हैं, तो हर लैपटॉप के ऊपर तो उसकी कॉस्ट ऐड नहीं कर सकते। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी लैपटॉप में लगेंगे लेकिन सेकंड लेवल पर। तो सबसे पहले आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू में से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
मतलब ये प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो 2 लाख का लैपटॉप बनाने में मान लेते हैं कि 1 लाख का तो मेरा खुद का खर्चा हुआ, तो ये हमने माइनस कर दिया, बचा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉसली एक शेयर होल्डर ने, ग्रॉसली एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये होता है उसका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या मैं सारा का सारा घर ले जाऊं अपने एज अ शेयर होल्डर? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं। तो मान लेते हैं कि 20,000 रुपए पर लैपटॉप आपका और खर्चा आ रहा था, फॉर एग्जांपल सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैंने जो एक्सपेंसेस किए थे वो सारे के सारे मैंने यहां पर लैपटॉप में डिवाइड कर दिए, तो 20,000 और माइनस हो गया। अब जो मेरे पास बचा वो बचा EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आई होप आपने ये टर्म्स शार्क टैंक इंडिया में डेफिनेटली सुनी होगी, राइट? अब EBITDA में से, क्योंकि जो मैंने मशीन परचेज करी थी वो हर साल डेप्रिशिएट होती जा रही है, लेकिन उससे मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, मेरा नोशनल नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरी जेब से पैसे तो नहीं जा रहे, कोई खर्चा तो कैश की फॉर्म में नहीं हो रहा, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस तो हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मैं इस वजह से माइनस कर देता हूं। दोस्तों आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलिए, ये मेरा आपसे आज का क्वेश्चन है। अगर आप सही आंसर देंगे तो मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, और अगर आप आंसर गलत देंगे तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। यहां पर हम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों अब यहां पर डी और ए माइनस हो जाता है, तो बचता है EBIT, जिसे हम प्राइमरीली बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कंपनी अपना इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे करती है अगर उसने उधार ले रखा होता है, और फिर जो बचता है वो होता है EBT। EBT में से टैक्स माइनस करती है तो बच जाता है नेट प्रॉफिट। दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, कंपनी किसकी होती है? कमेंट से बताइए, ये कंपनी किसकी होती है, कंपनी को कौन ओन करता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कंपनी को प्रमोटर ओन करता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कंपनी को फाउंडर ओन करता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कंपनी को एम्प्लॉय ओन करता है, तो दोस्तों नहीं, कंपनी का एक्चुअल ओनर जो होता है वो होता है शेयर होल्डर। तो अब जो पैसा बचा, नेट प्रॉफिट बचा, ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, चाहे ये शेयर होल्डर के पास डायरेक्टली जाए या फिर कंपनी में वापस रोप इन होके वापस उसकी एक्विजिशंस के लिए, लेटर ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए, किसी और कंपनी को खरीदने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, नया प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी चीज के लिए प्रॉफिट यूज किया जा सकता है। लेकिन इवेंचुअली कंपनी ग्रो करेगी ना, उससे भी तो शेयर होल्डर को बेनिफिट होने वाला है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। दोस्तों ये जो शेयर होल्डर को जो नेट प्रॉफिट बिलोंग करता है, इसमें से कुछ पैसा प्रेफर्ड शेयर होल्डर के पास जाएगा, कुछ पैसा जाएगा कॉमन शेयर होल्डर के पास डिविडेंड की फॉर्म में। अब यहां पर मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपके साथ कम से कम 2 ऐसी फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस करने वाला हूं जो आपको हमेशा देखनी चाहिए। दोस्तों पहली और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो जो मैं इनकम स्टेटमेंट से मिलती है, नेट प्रॉफिट जो आपका आया ये किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर को। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, ये हो जाता है EPS, अर्निंग पर शेयर। दोस्तों अर्निंग पर शेयर मतलब एक कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा कमाया, इसे हम कहते हैं EPS। आप मुझे बताइए ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि आपकी कंपनी आपके लिए पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करे या नेगेटिव रिटर्न जनरेट करे? दोस्तों ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि मेरी कंपनी मेरे लिए पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करे। तो पहली कंडीशन है कि मेरा EPS शुड बी ग्रेटर देन 0। आइए मैं आपको scanx.trade पे पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने scanx का मेन पेज ओपन कर लिया है, मेरे सामने ये मारुति का पेज ओपन हो गया है। यहां पर मैं चलता हूं इसके फाइनेंशियल्स पे, तो यहां पर हमारी मारुति की इनकम स्टेटमेंट ओपन हो जाती है। यहां पर आपको दिख रहे हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, लेकिन यहां पर आप एनुअल पे भी जा सकते हैं, और एनुअल पे आप देखिए आपको सारी वही वाली चीजें मिल रही हैं। रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर लिए, एक्सपेंसेस करने के बाद आपके पास बचा EBITDA, EBITDA में से आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल के दिखाया हुआ है, फिर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो बच गया PBT, PBT में से टैक्स माइनस कर दिया तो ये बच गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बाद आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो ये बच गया EPS। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए ये कंपनी के EPS को अगर आप नोटिस कीजिए दोस्तों, 2015 में 126 रुपीज का EPS और 2025 में अप्रोक्सीमेटली 461 रुपीज का EPS। दिस मींस कि कंपनी का CAGR अप्रोक्सीमेटली 14% से बढ़ा है। दोस्तों आप सोचिए कि आपकी इनकम किस रेट से बढ़ी है। आपकी इनकम, आपकी रियल लाइफ में जो आपकी इनकम है वो अप्रोक्सीमेटली 4%, 5%, 6%, 7%, 8% CAGR से बढ़ती है, लेकिन इस कंपनी ने आपके लिए अर्निंग्स को बढ़ाया है अप्रोक्सीमेटली 14% के रेट से। तो मैं ये नहीं कह रहा कंपनी अच्छी है बुरी है, वो तो ऑफकोर्स आप डिसाइड करेंगे और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन यहां पर ये कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास का कैगर जनरेट किया है, विच इज सर्टेनली नॉट बैड। तो यहां पर पहली फाइनेंशियल रेशियो जो आपको देखनी चाहिए कि पिछले 10-11 साल में कंपनी का EPS का CAGR
ईपीएस का ग्रोथ रेट कितना आ रहा है। दोस्तों अगर ये ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन के रेट से डबल है तो ये बहुत ही अच्छा पैरामीटर है, और अगर ये इन्फ्लेशन के रेट से डबल नहीं है तो इसका मतलब ये कंपनी उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है जितने अच्छे तरीके से हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसका ईपीएस का ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 14-15% के आसपास आए। दिस इज कंसिडर्ड अ गुड नंबर। दोस्तों दूसरी फाइनेंशियल रेशो, दूसरा पैरामीटर जो आपको यहां पर चेक करना चाहिए वो आप यहां पर देखिए। आपको कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है 13%, 15%, 15%, 15%, 13, 12, 10, 2 एटसेट्रा। आप मुझे बताइए दोस्तों कौन सी कंपनी बैंक्रप्सी के ज्यादा क्लोज रहेगी। एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल ही छोटा सा मार्जिन कमा रही है। फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए का माल खरीद के 100 रुपए 20 पैसे में बेच देता हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ओनली 0.2%। या फिर 100 रुपए का माल खरीद के 102 रुपए का बेच देता हूं, इसका मतलब मेरा ओपीएम इज अप्रोक्सीमेटली 2%। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जो 15 से 20% के आसपास का मार्जिन कमा रही है। हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि सेक्टर टू सेक्टर ये नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक होलिस्टिक नंबर इसका देख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए। लेकिन आप, अगर हम यहां पर मारुति को चेक कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन टू डू समथिंग हियर, लेकिन अगर आप मारुति का ओपीएम चेक कर रहे हैं तो आप मारुति का ओपीएम ऑटो इंडस्ट्री में बाकी कंपनी से भी जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर का ओपीएम हाई है और अगर आपकी कंपनी का ओपीएम रिलेटिवली कम है, इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है नहीं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर बाकी सारी कंपनीज फॉर एग्जांपल 8 से 10% के आसपास का ओपीएम कमा रही है, लेकिन आप 15% या 20% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी एक स्ट्रेंथनिंग पोजीशन पे है। या तो आपके खर्चे कम है या फिर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। खैर इनमें से जो भी कारण हो, अच्छी बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इसीलिए कारण जो भी है, चाहे वो खर्चे कम होने की वजह से है या फिर वो इनकम ज्यादा होने की वजह से है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सस्टेन्ड बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो ये आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको चूज करनी है ऐसी कंपनी जो ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग हो, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार पॉजिटिव और अपनी इंडस्ट्री में बाकी सारी कंपनी से अच्छा कमा रही हो। और दूसरा, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट जो है वो आपका अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम इन्फ्लेशन के डबल रेट से होना चाहिए। क्या आप ये पैरामीटर को चेक भी कर सकते हैं? आइए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि कैसे आप अपने लिए कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये स्कैनएक्स खुला हुआ है, मैं सिंपल यहां पर गया क्रिएट पे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप इतनी सारी कंपनीज की छटनी कर सकते हैं। यहां पर जब मेरे सामने स्क्रीनर खुला तो मैंने सिंपल एक कंडीशन डाल दी कि मुझे चाहिए ईपीएस का ग्रोथ रेट। कितने पीरियड में? 5 साल के पीरियड में मेरी कंपनी का ईपीएस का ग्रोथ रेट कम से कम 15% से ग्रो कर रहा हो सीएजीआर। आप सोचिए, आपने 2500 में से 1800 कंपनीज को एक झटके में बाहर कर दिया है। अब आप यहां पर एक और पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर डाला ऑपरेटिंग, तो मैंने लिखा ओपीई। मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरी कंपनी का शुड बी ग्रेटर देन, तो यहां पर देख लेते हैं, मोर देन व्हाट? इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इसमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं मेरे पास जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री से भी ज्यादा है और एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो तो अच्छी बात है। मैं यहां पर ये तो नहीं कह रहा कि 15-20% के आसपास का चाहिए मुझे, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री होता है, इसलिए मैं इसके बेसिस पे छटनी नहीं कर रहा कंपनी की, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव नंबर तो हो। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि कम से कम 2-3-4% के आसपास का तो हो। तो अगर मैं ये नंबर 4% यहां पर डाल देता हूं तो आपके सामने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 400 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों अभी हमने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करी है, इसीलिए अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो पार्ट 2 में आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू द बैलेंस शीट। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 बैलेंस शीट जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस एंटायर थिंग। दोस्तों अगर आपको अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं तो आप इन अच्छी कंपनीज के अंदर एमटीएफ को यूज करके अपने रिटर्न्स को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को भी प्लेज कर सकते हैं, उसको, उस पैसे को यूज करके भी आप इन शेयर्स को परचेज करेंगे तो सॉलिड कंपनीज परचेज कर रहे हैं। सॉलिड कंपनीज में अच्छी ग्रोथ जब आती है तो आप इस नॉमिनल सा जो आपका इंटरेस्ट बर्डन होता है उससे ज्यादा रिटर्न कमा पाते हैं। तो चाहे आपके धन के म्यूचुअल फंड प्लेज करके आप रिटर्न एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, और या फिर आप एमटीएफ यूज कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों चीजों को यूज करके आप अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। So दोस्तों, this was my first video
ऑन हाउ टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज हमने डिस्कस किया है इनकम स्टेटमेंट। मैं दोबारा मिल सकता हूं आपको, डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर, आपके व्यूज के ऊपर, आपके लाइक्स के ऊपर, और कितने लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करते हैं। मैं जल्दी आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपके साथ बैलेंस शीट, जो कि आई वुड से वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइंडिंग अ गुड कंपनी, मैं वो शेयर करना चाहता हूं। उसकी कुछ इंट्रिकेट डिटेल्स जो मैंने सीखी अपनी लाइफ के अंदर, मैं वो सारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.